नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल में फैली अराजकता के बारे में। बंगाल सरकार द्वारा फैलाई जा रही अराजकता के बारे में। अब आप बताइए, एक चुनी हुई सरकार, ऐसी सरकार जो तीसरी बार लगातार चुन के आई हो, उसकी मुख्यमंत्री, उसकी मुखिया अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करें, असभ्यता का बर्ताव करें, क्या यह क्षम्य है? सोचने वाली बात है कि बंगाल, उड़ीसा समेत समुद्र किनारे के राज्यों में आए यास तूफान के चलते मची तबाही का सर्वेक्षण करने, देखने, निरीक्षण करने, मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों का कल दौरा करने गए थे। नियमानुसार संवैधानिक कानूनों के तहत तो किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं तो हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री, गवर्नर इनको सत्कार करना चाहिए और जब तक वो प्रदेश में हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर को उनके साथ रहना चाहिए। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, विशेष परिस्थिति से तात्पर्य मुख्यमंत्री के बीमार होने या इससे भी बड़ी कोई आपदा आ जाने के कारण ही मुख्यमंत्री उनसे दूर जा सकते हैं, वरना उन्हें साथ रहना ही चाहिए। पिछले 35 साल की अपनी पत्रकारिता में मैंने तो यही देखा है, जब भी प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करते हैं तो मुख्यमंत्री हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन ममता संविधान को मानने वाली मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। उन्हें हर जगह कोई न कोई राजनीति करने का मौका चाहिए होता है। अब प्रधानमंत्री जी गए थे बंगाल की मदद करने के लिए, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने जहां भारी तबाही मची है। इसके अलावा अधिकारियों से चर्चा करने, जायजा लेने कि कितना नुकसान हुआ, उस पर किस तरह से केंद्र से मदद की अपेक्षा है, इस बारे में मुख्यमंत्री को बुलाए थे, गवर्नर को बुलाए थे, उनसे बैठक करनी थी। मुख्यमंत्री बैठक में आधे घंटे विलंब से आती है। प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, वहाँ के राज्यपाल धनखड़ को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद आती हैं, 20,000 करोड़ के नुकसान की फाइल सौंपती हैं और पट से निकल जाती हैं। मुख्य सचिव वहाँ के अल्पन बंदोपाध्याय आते हैं, वो भी चले जाते हैं, जबकि नियमानुसार मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के रहते वहाँ से हटना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी होता है और आईएएस अधिकारी केंद्र का नौकर होता है, केंद्र का कर्मचारी होता है। वो राज्य सरकार में भले ही काम कर रहा है, लेकिन वो स्टाफ होता है केंद्र का। लेकिन ये 1987 बैच के बंदोपाध्याय को ये भी याद नहीं रहा कि 4 दिन पहले यही प्रधानमंत्री ने उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दिया हुआ है। नौकरी उनकी 31 मई को ख़त्म हो रही है, उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन यही प्रधानमंत्री ने दिए। खैर, इनके जो दुर्व्यवहार का जो भी फल मिलना है वो तो मिल चुका है। भारत सरकार ने, भारत के सरकारी कार्मिक विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से केंद्र में बुला लिया है। या तो 31 मई तक उन्हें ज्वाइंट होना है, या ज्वाइंट हो अथवा नौकरी छोड़ के चलते बने। खैर, उनकी सेवा पूरी हो चुकी है, वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ये बात अलग है। उनको दंड मिल रहा है कि पुरस्कार मिल रहा है, बात की बात है। लेकिन ममता बनर्जी की जो गुंडागर्दी, हाँ मैं जानबूझ गुंडागर्दी सब यूज़ कर रहा हूँ, ममता बनर्जी की जो गुंडागर्दी राज्य की जनता के साथ जारी है, वो अब वो राज्य के बाहर के नेताओं को, आला नेताओं को के साथ भी बदतमीजियाँ करने लगी हैं। ये अक्षम्य हो गया है। बताइए, प्रधानमंत्री का अपमान, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। चुनाव के दौरान जो भी था वो था। आपने उनके बारे में जो भला बुरा कहा, उन्होंने आपके बारे में कहा। लेकिन अब भारत का प्रधानमंत्री अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री से मीटिंग करने गया हो और आप मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ उपस्थित न हो, एक कतई संघीय ढांचे के खिलाफ है। तत्काल कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार इतना ममता बनर्जी को सर पर क्यों बैठाई हुई है। अनुमान लगाइए, अगर ये पंडित नेहरू का ज़माना होता, श्रीमती इंदिरा गांधी का ज़माना होता, राजीव गांधी जी का होता, या अपने नरसिंह राव का ही होता, तो क्या बर्दाश्त करते? आपको बता देते हैं कि अब तक भारत में 103 राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं। 99% कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने
अपने विभिन्न विचारधारा वाली सरकारों को, अपने विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाली सरकारों को बर्खास्त किया है। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ, केरल में पूरे विश्व में पहली बार कोई वामपंथी पार्टी की सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार आई थी, वो केरल में आई थी। वो 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, सरकार चुनी गई 1957 में, और 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसलिए बर्खास्त कर दिया सरकार को कि वहाँ एक कांग्रेसी गर्भवती महिला की मौत पुलिस की गोली चलने से हुई थी, जिसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। खैर, उस आंदोलन के पीछे कौन था आप सब जान रहे हैं। उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी और सरकार को बर्खास्त कर दिया 59 में नेहरू जी ने। आज़ादी के बाद पहली सरकार बर्खास्त हुई भारत में तो 59 में। कारण स्पष्ट है कि एक कांग्रेसी, ठीक है, हत्या तो हत्या है, मौत तो मौत है, वो नहीं होना चाहिए था, वो उसमें राज्य सरकार की विफलता है, ये मैं भी मानता हूँ। गोली चले, निर्दोष मारा जाए, उचित नहीं है। ये नहीं समझो वहाँ तो ये कारण था। अभी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अगर आप दोषी मान रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते, लेकिन नहीं। उस समय 4 राज्य सरकारों को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेसी सरकारें नहीं थी, वो भाजपा की सरकार थी। यूपी में भाजपा की सरकार थी, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, उसे तो बर्खास्त किया ही, उसको तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया ही। साथ ही साथ सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश की सरकार, भैरव सिंह शेखावत की राजस्थान की सरकार और शांता कुमार की हिमाचल की सरकार भी बर्खास्त साथ में कर दिए। क्या दोष था इनका? उत्तर प्रदेश सरकार का दोष था, लेकिन नहीं, बहुत नरसिंह राव जी ने किया, कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये तो छोड़िए, ये तो अभी की बात है। कर्नाटक में हंसराज भारद्वाज जी गवर्नर थे, येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त कर दिए। कारण बस राजनीतिक उठापटक, इनको लगा कि सरकार चलने में असमर्थ है और कानून व्यवस्था बनाए नहीं रख पाएगी, बर्खास्त कर दिए। नेहरू जी ने किया, एक कांड को लेकर के शेखावत और समेत भाजपा की 4 सरकारें बर्खास्त हुई। बाबरी विध्वंस को लेकर के, ठीक है, बाबरी विध्वंस जो हुआ कोर्ट में गया, कोर्ट से सब निर्दोष छूट गए। क्या हुआ? आज वहाँ श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। तो मतलब आज जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत वहाँ काम हो रहा है, मतलब वैध काम हो रहा है, तो बाबरी मस्जिद वहाँ थी ही नहीं, ऐसे अर्थ लगा। खैर, वो 4 सरकारों की बलि चढ़ गई। 1970 से 1980 के बीच, 80 के दशक में 21 राज्य सरकारों को यही कांग्रेस सरकारों, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन सरकारों ने बर्खास्त किया। 80 से 87 के बीच में 18 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। तो आप बताइए, अगर जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रही हैं, वहाँ कत्लेआम मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रही हैं, सीबीआई को नहीं मान रही हैं, ईडी को नहीं मान रही हैं, एनआईए को नहीं मान रही है, किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मानने को तैयार नहीं है। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इन्हें बर्दाश्त करती? अब तक कब का सारे संविधान, सारे कानून के को नियमानुसार बैठा करके इन्हें अब तक बर्खास्त कर दी होती। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा केंद्र सरकार इनको क्यों सर पे चढ़ा के नचवा रही है, क्यों सर पे बैठ कर के ये कोदो दर रही हैं और केंद्र सरकार चुप बैठी है, क्यों? समझ में आ रहा है। आज राज्यपाल सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था वहाँ शून्य हो गई है, वहाँ कानून का राज चल ही नहीं रहा है। ये राज्यपाल की रिपोर्ट है। कोर्ट में भी सीबीआई ने कह दिया है कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता होगा, इनके 2 मंत्री, 2 विधायक, एक आईजी लेवल का अफसर गिरफ्तार हुआ था वो स्टिंग ऑपरेशन कांड में। तो ममता बनर्जी जाकर के वहाँ बैठ गई सीबीआई ऑफिस में और इनके हजारों कार्यकर्ता तोड़फोड़ करने लगे। इस तरह से कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ गई। एक कांड हुआ, इस पर सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट बताया कि मेरे बस का वहाँ निष्पक्ष जांच करना संभव नहीं है। यही ममता बनर्जी हैं, यहाँ भी बैठ के आंदोलन की। इसके पहले, चुनाव से पहले कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को जब सीबीआई जांच करने पहुंचती है तो वहां बैठ करके आंदोलन करने चली गई हैं। पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करना कौन कहे, तो सीबीआई को वापस लौटना पड़ा। खैर, कोर्ट मामला गया, कोर्ट के आदेश पर राजीव रंजन जो वहाँ के सीपी थे तत्कालीन, उनको असम में बुला के जांच कराना पड़ा। मतलब कानून, इनके पीरियड में, ममता के पीरियड में बंगाल में कानून व्यवस्था नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज से नहीं, पिछले 12 साल से, 11 साल से जब से इनकी सरकार आई है। देखिए, ममता के कार्य पद्धति को लेकर के मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन ममता को एक चीज़ आता है, वो अपने राज्य की जनता को कैसे गुमराह करें, कैसे जादुई छड़ी घुमा के उन्हें अपने बस में किए रहें, ये उनको आता है। यही ममता है जब वहाँ वामपंथी सरकारें थी, जब गुंडागर्दी करती थी, नक्सलवाद पनप रहा था तो उसका विरोध कर रही थी। उसी के विरोध के बल पे तत्कालीन मुख्यमंत्री गाड़ी के सामने कूद करके, बोनट चढ़ करके, मारा मारी पीटा पीटी करा करके ये नेता बनी है। अब आज ये वामपंथी सारे गुंडों को अपने पार्टी में शामिल कर ली हैं। आज भी बंगाल में वही नरसंहार पूर्ववत जारी है जैसे वामपंथी राज में हो रहा था, आज भी हो रहा है। कोई कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री दौरा करने केवल बंगाल नहीं गए थे, उड़ीसा भी गए थे। नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके साथ तब तक रहे जब तक कि प्रधानमंत्री का विमान राज्य से बाहर नहीं चला गया। वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया, जिसमें 500 उड़ीसा के लिए, 500 करोड़ का पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए पैकेज जाहिर किया है, और भी कहा है कि मदद करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या ममता का व्यवहार उचित है? ममता को गुस्सा इसलिए आया कि प्रधानमंत्री अपने बैठक में वहाँ के विरोधी पक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को बुला लिया। ये शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने ममता को नंदीग्राम में हराया है। ममता से तिमिला गई। ये तो जैसे बच्चे नहीं होते, प्राइमरी स्कूल बच्चे रूठ जाएं, इधर बैठ जाएं, ऐसे मुंह फुला के बैठ गए और मीटिंग में नहीं आई। ये नहीं समझी कि मुख्यमंत्री रूप में उनका दायित्व दूसरा है, प्रधानमंत्री का सम्मान करना ही पड़ेगा, उनके साथ रहना ही पड़ेगा। यास कोरोना काल के साथ साथ यास जैसा एक तूफान, चक्रवाती तूफान जो आया है, वो राज्य को बर्बाद कर दिया है, निश्चित भयावह रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, मकान गिरे हैं, घर बह गए हैं, खाद्यान्न बह गया है, सेना को उतारना पड़ा उनको फूड पॉकेट्स बांटने के लिए। लेकिन ममता को ये नहीं लगा कि वो लाभ ले लें, उन्हें तो बस राजनीति करना है। राजनीति, वो विरोध की राजनीति करो, लेकिन संघीय ढांचे को बर्बाद करके नहीं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का आज है तो कल भी यही प्रधानमंत्री उसी पार्टी के प्रधानमंत्री रहेगा। किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा वो देश का प्रधानमंत्री होता है। पर आप बीजेपी की बुराई करो ना, बीजेपी से नहीं जमरा विरोध करो, लेकिन तुम देश के प्रधानमंत्री की विरोध कैसे करोगे? ये तो संघीय ढांचे का अपमान है। लेकिन नहीं, ममता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मुझे लग रहा है जिस तरह से CBI, ED, NIA, राज्यपाल सभी ने कह दिया है कि वहाँ की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, बर्बाद हो गया है, चरमरा गया है। जिस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब निगरानी रख रहा है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को साहस दिखाना चाहिए। धारा 356 के तहत जैसे नेहरू से लेकर के नरसिंह राव ने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, भले ही बम्पर विजय से आई हों, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये नासूर बन रहा है। आज एक राज्य ऐसा कर रहा है, कल और राज्य भी करेंगे। तो अभी जो कठोर भूमिका लेने की आवश्यकता है तो है, वरना बंगाल भी कश्मीर हो जाएगा। बंगाल भी भारत का अंग रहेगा कि नहीं, ऐसी धारणा वहाँ पनपाई जा रही हैं। आपको तत्काल इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना बहुत विलम्ब हो जाएगा। कठोर कदम लेने के लिए केंद्र सरकार जानी जाती है। मौजूदा केंद्र सरकार के बारे में यही धारणा है कि कठोर कदम ये उठाते हैं, लेकिन बंगाल पे इनकी ममता को लोग इनकी ममता क्यों दयामयी हो गई है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आज वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, घर से भगाए जा रहे हैं। 3 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हैं विभिन्न राज्यों में जाकर के। क्या आपको नहीं दिख रहा है? भाजपा रहे न रहे मतलब नहीं, नागरिक के रूप में तो उनको बचाना आपका कर्तव्य है। जब नागरिक ही नहीं रहेंगे, वहाँ केवल ऐश कर रहा है तो रोहिंग्या कर रहा है, वहाँ केवल ऐश कर रहा है तो बांग्लादेशी घुसपैठिया कर रहा है, भारतीय स्थानीय सब परेशान हैं। तो सबको, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, सभी लोगों को जो बंगाल की परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, उनका यही मानना है कि कठोर कदम उठाते हुए बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मित्रों, फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों तक पहुंचाएं और अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।